मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 का सोशल साइंस या सोशल स्टडी बोलिए, जो कि 2019 दिसंबर में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है 31 नंबर से 90 नंबर तक डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको त्रुटि लगे, दिक्कत रहे, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, गलत हो या कुछ भी, तो आप फ्री होकर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं 31 नंबर प्रश्न से। ठीक है, अगर वीडियो आपको अगर साफ नहीं दिख रहा है ना, आप क्या कीजिएगा ना, सेटिंग में जाके वहाँ क्वालिटी जो है 720 पर देखिएगा, बहुत अच्छा से दिखाई देगा। जो भी इंग्लिश मीडियम है कृपया यहाँ से देखिए, जो हिंदी मीडियम वाला है ये इधर से देखिए। ठीक है, पहले प्रश्न है इनमें से, देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे क्या होगा, स्पष्टीकरण अच्छा से दिखाई देगा। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशस्वस्थ पर्वत है। ठीक है, कहने का मतलब ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, अगर हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है समझने में तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है ब्लॉक पर्वत। देखिए, अब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे जो ब्लॉक पर्वत कहते किसको है। ठीक है, देखिए, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग ऊंचे उठ जाते हैं। हम लोग सिंपल सी देखते होंगे, कहीं भी क्या होता है, बीच में धंस जाता है, साइड से क्या होता है, कैसे खड़ा रहता है। ठीक है, उस और अगल बगल भाग में क्या होता है, ऊंचे उठे लगने लगते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, ब्लॉक पर्वत। आप देखते होंगे, फिल्म में देखते होंगे या रियल लाइफ में भी आप देखते होंगे। ठीक है, कहीं धंसा हुआ है, कहीं उसका क्या हुआ, ऊंचा उठा हुआ लगता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए, इसके जो बीच में धंसे भाग होते हैं ना, उसको रिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफ्ट कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और इसके उदाहरण है, ये जो भ्रंश पर्वत है, इसके उदाहरण है, इस यहाँ क्या होगा, वास्चिज पर्वत। क्या है, वास्चिज पर्वत। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, ये जो वास्चिज पर्वत जो है ना, ये फ्रांस में, कहाँ है, फ्रांस में। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद एक और होता है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या होता है, ब्लैक फॉरेस्ट, जो जर्मनी का है। और उसके बाद होता है साल्ट रेंज, जो कि पाकिस्तान का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम अब दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक भाग ही दिखाई देता है। ठीक है, कथन एक में कहता है। दूसरा कथन कहता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम समझने करते हैं, जो देखिए, ये तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम सभी को पता है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, देखिए, इसके पीछे क्या कारण है हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, चंद्रमा एक पिंड होता है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चंद्रमा क्या होता है, पिंड होता है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह भी है। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी दे देगा है, चंद्रमा पृथ्वी क्या है, तारा है, उपग्रह है या गोला है, कुछ भी करके ऐसे ऑप्शन करके दे देगा। तो इतना याद रखिए, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और यह पृथ्वी के 27 दिन और 8 घंटों में पूरी करता है। देखिए, दूसरा भी कथन क्या हुआ, ये तो सही हुआ, दूसरा कथन भी सही हो गया। ठीक है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भ्रमण करता है, जिस कारण से पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई, जिधर प्रकाश पड़ता है उधर का हिस्सा दिखाई देता है, जिधर नहीं पड़ता है उधर नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका सही ऑप्शन होगा ए और दो, दोनों सही है, और बी जो है सही व्याख्या करता है ए का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न। जो इंग्लिश मीडियम है, कृपया कहीं भी आपको क्वेश्चन में त्रुटि लगे, आंसर में त्रुटि लगे, आप निसंकोच होकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है मेरे प्यारे साथियों। कैंथरित सेल के बारे में बताया कि ABC पर विचार कीजिए और सही लिखें। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कैंथरित सेलों में परिवर्तित हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। और दूसरा क्या है, कैंथरित सेल, हाँ देखिए बिल्कुल सही है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कैंथरित, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, बी में कैंथरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव पिघलकर द्रवित, बिल्कुल सही है, मैग्मा बनाते हैं। तीसरा है संगमरमर एक कैंथरित सेल है। ठीक है, तो क्या होगा, ए, बी और सी तीनों सही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, 34 नंबर प्रश्न की तरफ अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो कृपया करके वहाँ सेटिंग में जाके हाई क्वालिटी कर दीजिए, तब अच्छा से दिखाई देगा। ठीक है, लो क्वालिटी हो गया होगा इसलिए नहीं दिखाई देगा। और साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ, जो कृपया वीडियो को लाइक सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल किस परत में आने पर जल जाते हैं, तो वह होता है मध्यमंडल। क्या होता है, मध्यमंडल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ।
आगे चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ, 35 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको एक तरफ से ऐसे समझिए, ठीक है। ये दो भिन्न जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में सामान्यतः पशु चारकों द्वारा अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास होता है, या कह सकते हैं इसमें लोगों का आवागमन होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पीपुल। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए 36 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। 36 नंबर देखिए क्या है। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, हम चेक करते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहती, अस्थायी पवन जो है निश्चित दिशा में चलती रहती है, ठीक है। यहाँ अस्थायी मतलब ही समझिए वो निश्चित दिशा में चलता रहता है। दूसरा जो है पश्चिम एवं पूर्व पवनें इनके उदाहरण, बिल्कुल सही बात है। ये क्या होगा, दोनों क्या होगा, सही होगा। कितना आंसर होगा, 36 का 3। देखिए इसके साथ ही इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ले लेते हैं, उससे क्या होगा ना, बनाते वक्त हमेशा याद रहेगा। देखिए स्थायी पवनें आधारभूत और व्यापक पवन संचार प्रणाली होते हैं। इन्हें वायुमंडल का प्राथमिक परिसंचरण कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक परिसंचरण कहा जाता है। देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न वायुमंडल हलचलें या परिघटना अस्थायी पवनों से संबंधित होते हैं, ठीक है। अस्थायी पवनों को क्या कहा जाता है, प्रचलित पवन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए हम चलते हैं अब हम 37 नंबर प्रश्न की तरफ। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों इसका क्या होगा हम पता करते हैं, ठीक है। ये होगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय जो है इसको हम जानते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय दुनिया का वह ताप कटिबंध है जो उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए इस क्षेत्र में जो है पाए जाने वाले घास क्षेत्र ब्राजील के कैंपोस और वेनेजुएला के लानोस घास क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए क्या है, जलवायु वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन है। बी में क्या है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावाच पर निर्भर करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, ठीक है। देखिए मौसम वातावरण की दशा को व्यक्त करता है, ठीक है। मौसम जो है वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अधिकांश मौसम को प्रभावित करने वाली घटनाएं क्षोभ मंडल में जहां हम लोग रहते हैं, देखते हो कभी बारिश सा हो जाता है, कभी तूफान आ जाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक बात और हमेशा याद रखिए, मौसम जो है दैनिक तापमान और वर्षा की गतिविधि को संदर्भित करता है, ठीक है, मौसम। जबकि जलवायु जो है लंबी समय अवधि में औसत वायुमंडल स्थिति के लिए शब्द है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी स्थान की जलवायु उस स्थान की ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसका क्या होगा देखते हैं। हम तो एको कुछ सही नहीं लग रहा है। जलवायु आंदोलन प्रतिदिन, अरे जलवायु कहने का मतलब वो लंबी समय अवधि के लिए ना, तो ये तो गलती होगा। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी स्थान की जलवायु जो है उस स्थान की ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर, ऊंचाई तथा किसी स्थान की जलवायु सिर्फ, ठीक है। देखिए यहाँ सिर्फ है ना, अगर सिर्फ नहीं रहता तब होगा, क्योंकि किसी स्थान की जलवायु जो है उस स्थान की, ठीक है, सिर्फ उसकी नहीं, उस स्थान की ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, ठीक है। यहाँ मिस्टेक है, दोनों क्या होगा, गलती होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। आपको कहीं भी डाउट लगे, कुछ दिक्कत हो, आप कमेंट में बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय, मोम इत्यादि सब है। तो क्या होगा इसका, ये तो होगा सब जानते हैं, प्राकृतिक गैस होगा। अब प्राकृतिक गैस हम बारे में जानते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस जो है कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः मेथेन होती है। क्या होती है, मेथेन होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तथा 0 से 20% तक अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन गैस होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक बात और जानिए, ठीक है, प्राकृतिक गैस जो है ईंधन का प्रमुख स्रोत है। यहाँ क्लियर हो गया है। और यह अन्य जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है, ठीक है। यह करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जमे हुए तथा मरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थ से बनती है। यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कौन, प्राकृतिक गैस, ठीक है।
कौन सी अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। समानता या मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का मिश्रण है, जिसमें मीथेन 80 से 90% तक पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति जो है प्रायः जब खनिज तेल को धरातल पर लाया जाता है उस दौरान इसका उद्भव होता है। ठीक है, यहाँ तो प्राकृतिक गैस के बारे में समझ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? देखिए, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा अंटार्कटिका में। देखिए, इसके बारे में भी कुछ डिटेल जानते हैं, अभी भी ये लगा लीजिए इसको, ये अक्सर पूछा जाता है। देखिए, मैत्री अनुसंधान केंद्र जो है अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। कौन से? दूसरा है। ठीक है, जिसका निर्माण जो है कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद भारत के पहले अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री को छोड़ दिया गया। ठीक है, क्योंकि वह बर्फ में डूब चुका था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा सभी खनिज जो है अधात्विक होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ खनिज जो है धात्विक भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो चलिए खनिज क्या होते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम इस तरह है: लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट। ठीक है, जिससे क्या होता है? एल्युमिनियम। देखिए, बॉक्साइट क्या होता है ना, जिससे एल्युमिनियम बनता है। नमक इत्यादि। ठीक है, जैसे जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि। कुछ खनिज धात्विक भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं कृपया करके बाएं तरफ देखिए यहाँ पे, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसका क्या होगा देखते हैं। क्या है? नर्मदा घाटी। क्या है? नर्मदा घाटी। तो इसका क्या होगा? हाँ, आखेट और संग्रहण। ठीक है, और क्या होगा? वज्जी, आरंभिक गणतंत्र। क्या है? आरंभिक गणतंत्र। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब है सी, गारो पहाड़ियाँ। ये होगा आरंभिक कृषि। ठीक है, उसके बाद डी में कहा है गंगा घाटी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बचा कौन? जो बच गया उसको लगा दो। सिंधु और उसकी सहायक नदी, वो प्रथम नगर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो इसका क्या होगा देखते हैं। एक का दो कहाँ है? ये है। ठीक है, मिल गया आराम से। बी का 1, सी का 5, डी का 3, ई का 4। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की तरफ। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए हुए हैं मेरे प्यारे साथियों। कथन 1 में क्या कहता है देखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी में क्या कहता है? लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना सकारात्मक है मेरे प्यारे साथियों। देखते हैं इसमें क्या होगा। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसे इतना क्योंकि शासकों का एक, हाँ ये बिल्कुल क्या होगा? एक हो सही है। बी में क्या कहते हैं? लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समयात्मक है। ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो क्या होगा इसका? एक सेकंड मेरे प्यारे साथ उल्टा कुछ मिस्टेक हो गया। फिर से एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, हाँ, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्व नहीं, शासकों का धर्म ही एकमात्र नहीं होगा भाई। एक कथन क्या होगा? गलती होगा। अभी में देखते हैं लंबी समय में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना और ये सही होगा। तो उल्टा मतलब जल्दी टक्कर में थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, चलिए 43 क्या होगा? एक गलत और बी सही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए 44 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिखाई दे रहा है ना साफ साफ? नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में सही है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ के देखते हैं, ये कथन वाला है, बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है। पढ़ के देखते हैं क्या है। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर निकालने की सलाह दी गई। दूसरा क्या है कथन, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए मेरे हिसाब से ये दोनों क्या होगा, सही है। ठीक है, लेकिन ये जो है ए की सही व्याख्या बी नहीं लगता है। चलिए देखते हैं, ये तो बिल्कुल सही होगा और ये भी सही होगा, लेकिन ये इससे कोई कोरिलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं क्या क्या है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसका होगा ए और बी सही है, ज़्यादा एक सही नहीं, ये तो नहीं होगा। ये और बी दोनों सही, किंतु ए की व्याख्या सही व्याख्या बी नहीं है, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। हाँ देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। देखिए इसके पहले हम कुछ जान लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कंदराओं में शैल चित्रों का उद्भव दृष्टिगोचर होता है। यह प्राकृतिक रूप से संपन्न और सुंदर परिदृश्य है जो मानव को अपनी ओर सहज रूप से आकर्षित करते हैं। साथ ही प्रदेश में व्याप्त प्रागैतिहासिक कला की कार्य जोड़ने के से मानव के विकास की कहानी का पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्या होगा, मध्य प्रदेश की शैल चिकित्सा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। यहाँ तक क्लियर। 46 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था मेरे प्यारे साथियों, जो साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा देख लेते हैं क्या है। हाँ, तो इसका क्या होगा, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। यहाँ क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की तरफ। हाँ, क्या है देखते हैं। नीचे दो कथन ए और बी 18 से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में हैं। ठीक है, कथन ए 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी क्या कहता है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। देखिए 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र, ये जो है स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये गलत है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, ये बिल्कुल सही है। क्या होगा, एक गलत और बी सही, एक गलत और बी सही। अब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं राष्ट्र की परिभाषा क्या होता है। ठीक है, देखिए ऐसे जनसमूह के रूप में की जाती है जो कि एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। साथ में अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है, किसी राष्ट्र के सदस्यों में पाई जाने वाले सामुदायिक भावना है जो उनका संगठन सुदृढ़ करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कहता है देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत कठिनाई नहीं हो, और हमेशा वीडियो क्वालिटी तेज कीजिए। देखिए क्या है 48 नंबर, BCE का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा बिफोर कॉमन एरा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। देखिए कभी कभी इतिहासकारों के द्वारा समय को प्रदर्शित करते हुए AD को CE और BC को BCE का प्रयोग किया जाता है। देखिए CE का अर्थ है जहां कॉमन एरा है, और वही BCE का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। क्या होगा, बिफोर कॉमन एरा। इसका मतलब हुआ जो क्रिसमस जो थे ना, क्रिसमस उससे पहले की ईस्वी। ठीक है, क्या है, उससे पहले की ईस्वी, BC। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे मेरे प्यारे साथियों। देखिए हम जानने की कोशिश करते हैं शुतुरमुर्ग के बारे में। देखिए शुतुरमुर्ग जो है पहले मध्य पूर्वी और अब अफ्रीका का निवासी एक बड़ा उड़ान रहित पक्षी है। ठीक है, पुरापाषाण युग में भारत के महाराष्ट्र में अवस्थित पटने नामक स्थल पर इसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे, पटने नामक स्थल से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है,
अब हम कुछ इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है आर्यों या गैर आर्यों के आक्रमण के कारण नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। 1700 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। इस समय तक सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नष्ट हो चुके थे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। जंगलों का विनाश हो गया होगा, हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों कारण इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये भी सही है। जंगलों का विनाश हो गया था, ये भी कारण है। ठीक है, आगे चलते हैं। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़, ये गलत है, कहीं भी मेंशन नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था उसमें बाढ़ आ गई थी। ठीक है, ये हो सकता है संभवतः नदियां सूख गई थी, बिल्कुल ये सही होगा। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ठीक है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए, महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में वैशाली में बौद्ध संगीति हुई, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध पृथक हो गए। ठीक है, क्या हुआ? पृथक, अलग हो गए। ठीक है, पूर्वी शाखा का ही आगे चलकर महायान नाम पड़ा। भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकृष्ट हुए। ठीक है, महायान मत के प्रमुख विचारकों में अश्वघोष, नागार्जुन और असंग के नाम प्रमुख है। कालांतर में इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो बुद्ध की क्या हुआ? प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप लोग क्वालिटी बढ़ाइए वीडियो की, तब अच्छा दिखाई देगा। खिजली और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की तरफ। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखिए, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। यही चीज क्या हुआ? गलत है। ठीक है, क्योंकि वो जनजातीय कम पढ़े लिखे का होता था, वो डॉक्यूमेंट कहाँ रखता। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ? डायरेक्ट जो है ये कथन गलती हुआ। देखिए, सबसे पहले हम जनजातीय के बारे में समझने की कोशिश करते। देखिए, जनजातीय लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अतः वे किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं रखते थे। हालांकि उनकी सांस्कृतिक परंपरा काफी समृद्धशाली थे। वे क्षेत्रीय संस्कृति में एक दूसरे के सहयोग पर काफी निर्भर थे। साथ ही समकालीन इतिहासकारों और लेखकों ने भी उनके बारे में कम लिखा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसलिए क्या होगा? इसका गलती में है ना, इसका यही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की तरफ। सॉरी, 53 तो हो गया, 54 नंबर प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? मेरे प्यारे साथियों, देखिए, 1857 के संग्राम के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने सत्ता स्वयं के हाथों में ले लिया। किसके हाथों में ले लिया? स्वयं के हाथों में ले लिया, ताकि प्रशासन को सही तरीके से संचालित कर सके। इसके अलावा अब पहले की तरह शोषणपरक गतिविधियों में भी सुधार हुआ, ताकि भारत पर ब्रिटिश सत्ता को लंबे समय तक बनाया जा सके। ठीक है, इसका होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, क्या है? ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, बिल्कुल नहीं। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल भी नहीं। जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष सहभागिता, हाँ, ये नहीं होगा। मतलब नहीं, मतलब ये नहीं, मतलब ये सब हाँ था ना, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये गलती। जनता को मत देने का बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता को मत देने का अधिकार है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है ना, तो इसलिए तीनों क्या हुआ? सही होते हुए भी गलती हो गया। ठीक है, सही होते हुए भी क्या हुआ? ये देखिए, लोकतंत्र में मतदान द्वारा प्रतिनिधि के चुनाव, वैसे तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार गलती हुआ।
हाथों हाथ निर्णय, ये भी गलती होगी ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ना, इसलिए क्या हुआ, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? देखिए अभी तो क्या हुआ, इसको तो अलग कर दिया गया है जम्मू कश्मीर से लद्दाख के, लेकिन पुराने किताब के अनुसार जो है लद्दाख जो है उत्तरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश है, जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। ठीक है, भारत अक्साई चीन को भी इसका भाग माना जाता है, जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है। इसे भारत का तिब्बत या छोटा तिब्बत कहते हैं। किसको? लद्दाख को। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत में अपीलीय प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये अपीलीय क्या होता है। अपीलीय प्रणाली, देखिए अपील शब्द का अर्थ है किसी मामले को किसी निचली अदालत पर ऊपर की किसी अदालत में इस नजरिए के साथ ले जाना कि सुनवाई गया फैसला माने जाने योग्य है या नहीं है। ठीक है, यह किसी निचली अदालत फैसले को ऊपरी अदालत द्वारा न्यायिक जांच किए जाने का आवेदन होता है। कानून यह बताया है कि किस न्यायालय का या प्राधिकरण के समक्ष और किस वक्त यह अपील की जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसका क्या होगा? निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। ठीक है, मतलब एक तरफ से चैलेंज देना। ठीक है, और हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। कृपया आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? जैसे ही लक्षण नहीं है ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा और गलती से कुछ भी मार दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए इसके बारे में हम डिटेल जानकारी हासिल करते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है गोंडवाना भूमि का एक अंग है। किसका अंग है? गोंडवाना भूमि का एक अंग है। इस पठार पर अनेक पर्वत स्थित है जो लाखों वर्षों की मौसम क्रिया से पूर्णतया प्रभावित है। ठीक है, ये पर्वत कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित हो गए हैं। यहाँ पर संकरी और चौड़ी नदी घाटियां भी है। इस प्रकार यह अनेक धरातलीय विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और इन पठारों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर। इसका विस्तार जो है राजस्थान से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक 1700 किलोमीटर लंबाई और 1400 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो 58 क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा नदी है, जो बिल्कुल गलत है, लेकिन इसके अनुसार जो है ये सही है। ठीक है, देखिए यहाँ कोयला एवं लौह ऐसा जैसे खनिज बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है ना, तो ये गलती हो जाएगा। ये भी सही है, गलती हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है मेरे प्यारे साथियों? देखिए एशिया के बाद जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन? अफ्रीका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और साथ में जानने की कोशिश करते हैं क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के मामले में अफ्रीका महाद्वीप का स्थान दूसरा है। कौन सा है? दूसरा, यही अफ्रीका का। ठीक है, नोट करते चलिए। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर एवं यूरोप महाद्वीप, पश्चिम में अंध महासागर, दक्षिण में अटलांटिका महासागर तथा पूर्व में अरब सागर एवं हिंद सागर महासागर है। पूर्व में स्वेज भूमध्य इसे एशिया से जोड़ता है। तो इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, मतलब तीनों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। हाँ चलिए आगे चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती भाई? देखो क्यों होता है। देखो लौटता मानसून एक तरफ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है, आर्द्रता मीन्स नमी, तो दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी मानसून के साथ मिलकर दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रभावित होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, मानसून का निर्वर्तन काल में अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में पूर्वी तटीय मैदान में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, इसका क्या होगा? पवन स्तर भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, इसीलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? एक सेकेंड, देखिए इसके बारे में हम पूर्णतः डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो कोस्टा रिका जो है उपागम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? देखिए कोस्टा रिकन दृष्टिकोण का अर्थ होता है केवल अस्थायी सेना
और रक्षा बजट को समाप्त करना। ठीक है, किसको समाप्त करना? रक्षा बजट को। क्योंकि इससे क्या होता है ना, अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य सुविधाओं में सुधार के लिए इसका उपयोग करना है। ठीक है, देखिए इसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि भारत, पाकिस्तान आदि देशों में लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे और बुनियादी आवश्यकताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर इन देशों ने अपने रक्षा बजट पर अरबों और खर्च किए हैं। ठीक है, यह देश अपने बजट का लगभग आधा हिस्सा रक्षा पर खर्च करते हैं। तो कोस्टा रिकन दृष्टिकोण इन देशों में रहने वाले लोगों के दुखों को समाप्त करेगा और वर्षों के भीतर ये देश विकसित देश बन सक जाएगा। ठीक है, तो 61 में क्या होगा? सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। यहाँ तो क्लियर हो गया है। 62 नंबर तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एकदम नचाते रहिए। ठीक है, देखिए 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया था। देखिए आखिर ये विशाखा निर्देशन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़नों के खिलाफ साल 1997 में, ठीक है, कितना ईस्वी में? 1997 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देशन जारी किए थे। ठीक है, यहाँ तक कार्यस्थलों पर। ठीक है, क्या जारी किए थे? देखिए हर वो दफ्तर जहां 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं वहां एक अंदरूनी शिकायत समिति होती है जिसकी अध्यक्ष महिला ही होती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट के तहत ऑफिस में इन समिति की स्थापना की जाती है। इस समिति में नामित सदस्यों में से आधी महिला होनी चाहिए। साथ ही इसमें एक सदस्य यौन हिंसा के मामले पर काम करने वाली किसी एनजीओ की सदस्य होनी चाहिए। ठीक है, ये दरअसल ऐसे में अगर आपके साथ कार्यस्थल पर ऐसा कुछ भी हो रहा है या हुआ है तो सबसे पहले अपने ऑफिस में बनी इस समिति में जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ कार्यस्थल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा केंद्र सरकार। ठीक है, देखिए भारत का संविधान संख्यानात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राज्यों में होती है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है इसका आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखिए जिसमें से 3 जो है केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल का पद है, वह 3 केंद्र शासित राज्य निम्नलिखित हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, और 4 केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक होते हैं, वहां पर उपराज्यपाल का पद नहीं होता है। वह 4 केंद्र शासित राज्य है: चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप। और एक चीज और इम्पोर्टेंट करने में बहुत महत्वपूर्ण बात है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल मतलब गवर्नर होता है। ठीक है, जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 64 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा नगर निगम वार्ड काउंसलर। ठीक है, देखिए नगर निगम वार्ड काउंसलर जो है एक जनप्रतिनिधि होता है जिसे जनता चुनती है, अतः यह नगर का अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम 65 नंबर की तरफ चलेंगे, क्या कहता है? देखिए भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु निर्देशन क्या है? मेरे प्यारे साथियों, डीके बासु निर्देशन पुलिस की कैद में कैदी के साथ हुई किसी दुर्घटना से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया से जुड़े निर्देशन। देखिए इसके निर्देश क्या क्या थे, एक झलक थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है, देखिए पहले गिरफ्तारी व्यक्ति को उसके अधिकार की सूचना दी जाएगी, गिरफ्तार व्यक्ति को। साथ ही दूसरा पॉइंट क्या है, गिरफ्तार करने वाले या पूछताछ करने वाले पुलिस की पहचान और नाम का टैग लगा होना चाहिए। गिरफ्तारी का ब्यौरा रजिस्टर पर दर्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे। गिरफ्तारी के समय एक गवाह तथा गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे, उसे एक मित्र या रिश्तेदार से बात करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की तरफ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्या कहता है? वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा आंसर?
ठीक है। चलिए, अनुसूचित जनजातीय होगा, अनुसूचित जातियां होगा, या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग होगा, या अति पिछड़े वर्ग होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसका कमेंट आप लोग कीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग इसका कमेंट अवश्य करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे लिखिएगा 66 नंबर का 1, 2, 3 या 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। 67 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों, द्वितीय स्रोत का उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, द्वितीय स्रोत में प्राथमिक स्रोत में निहित जानकारी को इकट्ठा, संक्षेप और पुनर्गठित करने का एक सिद्धांत है। ठीक है, प्राथमिक स्रोतों का जितना भी होता है द्वितीय स्रोत में संगठित करने का सिद्धांत है। वे परामर्श प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए थे, जिससे कम समय में अधिक से अधिक स्रोतों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। सामान्य तौर पर वे विषयों या प्राथमिक संदर्भों के संग्रह से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसका क्या होगा? इसका होगा 67 नंबर का होगा मेरे प्यारे साथियों, हमारे अतीत एक कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ। हाँ, अगर नहीं दिखाई देता है थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, क्या कहता है? नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, क्या है ऑप्शन? परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा? ये भी सही है और ये भी सही है, तो क्या होगा? दोनों कथन सही होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2। अब हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों, देखिए, सामाजिक विज्ञान का ज्यादा महत्व योगदान नीति निर्धारण के लिए प्रशिक्षित करने में नहीं है, ठीक है, बल्कि शिक्षित व समझदार नागरिक तैयार करने में है। लोकतंत्र के अच्छे संचालन के लिए शिक्षित नागरिकों वर्ग का होना अपरिहार्य है, जरूरी है। कोई व्यक्ति अच्छे नागरिक होने की गुण अनन्यस हवा में से नहीं पकड़ता, ठीक है। उन्हें हासिल करने और बढ़ावा देने के लिए एक खास प्रकार की शिक्षा की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए एक सेकेंड। आकलन मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों। ये शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना, जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत होते हैं, ठीक है, प्रयास करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है फीडबैक के लिए। अब हम 71 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों के एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, जिस फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, ठीक है। एनसीएफ क्या किसमें कहा गया है? 2005 में। हर बच्चे व्यक्ति में अपने आप को व्यक्त करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। शिक्षा की प्रक्रिया अभिव्यक्ति की इस सुविधा के बिना अधूरी लगती है, ठीक है। अभिव्यक्ति केवल, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, भीतरी दुनिया कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ठीक है। इतना ठंड में भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। 72 नंबर प्रश्न में आते हैं। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। हाँ, बिल्कुल सही है। और चेक करते हैं तो इसका क्या होगा? मानव एक सामाजिक राजनीति चिरकोल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में दर्शन में दो आयामी, ठीक है। इसका क्या उत्तर होगा? 72 का आप लोग कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले शिक्षार्थियों के जीवन से आशय क्या होना चाहिए? देखिए, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि वह विषय वस्तु में विविध संस्कृति दृष्टिकोण को
जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें और शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए बोले। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो विषय वस्तु विविध संस्कृति बिल्कुल सही होगा। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक चिन्हित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो नहीं होगा, निजी के लिए ये चीज़ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो एक सेकंड, हाँ आगे क्या सी क्या है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण और हाँ बिल्कुल ए और सी क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। 74 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होती है मेरे प्यारे साथियों। देखते हैं, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। बी में ऑप्शन है अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक प्रबंधों को दर्शाने के लिए। सी में है एक कालक्रमित रूपरेखा देने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी और सी क्या है, सही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये देखते हैं। देखिए सबसे ए ऑप्शन देखते हैं, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, दृष्टिबाधित है ना इसलिए। और उसके बाद क्या है, विविध प्रकार के आकर्षक दृष्टियों वाले, अरे जब दिखाई ही नहीं देता है तो कैसे विविध प्रकार का आकर्षक दिखाएंगे। उसके बाद है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। ठीक है, ये भी सही है। आगे है कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल सामग्रियों को शामिल करना। तो क्या है, ए सी और डी, क्या होगा, ए सी और डी। 75 हो गया। अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट विधि किसको कहा जाता है। देखिए, जिस विधि से छात्रा किसी भी शैक्षणिक समस्या का हल स्वाभाविक परिस्थितियों में खोजने का प्रयास करता है तथा तर्क द्वारा जानकारी प्राप्त करता है और उस ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समस्या का समाधान करता है, उसे प्रोजेक्ट पद्धति कहते हैं। ठीक है, इस विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजनपूर्ण कार्य किए जाते हैं। यह विधि वस्तुतः उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होती है। ठीक है, यह शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है और पूर्ण रूप शिक्षक केंद्रित विधि है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। उपयोगिता दृष्टिकोण बिल्कुल सही होगा। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, बिल्कुल सही होगा। यह पूर्ण रूप में एक शिक्षक बिल्कुल नहीं है ना, छात्र केंद्रित होना चाहिए होगा। और यह स्वनिर्देशित, ठीक है, हाँ स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को होता है। ए बी और डी, तो क्या ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 77 नंबर। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखती है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक करेगी। किसमें खोज करने को उत्सुक करेगी, यहां तक क्लियर हो गया है। साथ ही उन्हें कल्पनाशील बनाएंगी और समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले लोगों का समर्थन करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। ये सामाजिक प्रक्रिया को में खोज करने की उत्सुक। बी में क्या है, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। ठीक है, सी में क्या है, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाला। ठीक है, ए बी और सी, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। ये पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना बिल्कुल सही होगा। अगर कक्षा में एक रूप निर्देशन नहीं हो सकता। ठीक है, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के लिए, हाँ तो ये भी क्या होगा, सही होगा। डी क्या है, एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और इसका क्या आंसर होगा, ए और सी। ठीक है, क्या आंसर होगा, ए और सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कृपया करके फ्री होकर कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कहता है 79 नंबर प्रश्न की तरफ।
विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों, देखिए यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े होते हैं। देखिए किसी विषय के सभी पक्षों को तौलकर एक एवं तथ्य और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए विचार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विवेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवेचन कहा जाता है। ठीक है, सत्य और असत्य का विचार तर्क वितर्क अनुसंधान एवं परीक्षण विवेचना के मुख्य अंग होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वे खुद यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरणों का चयन करें। मेरे प्यारे साथियों, देखो विविधता का अर्थ क्या है? अलग अलग तरह की चीजें, धर्म, बोली, भाषा और समान समाज। ठीक है, ये विविधता मतलब अलग अलग। ठीक है, जैसे भारत एक विविधतावादी समाज या राष्ट्र है, अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियां, भाषाओं और सभ्यताओं या धर्म और जातियां मिलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। कोई बंगला बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, तो ये विविधता को दर्शाता है। ठीक है, इसका सही होगा परितोष को बंगला अच्छी लगती है और वही सुचिता को हिंदी बोलती है, तो ये क्या हुआ? विविधता का उदाहरण हुआ। ठीक है, करेक्ट। अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की तरफ। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिया, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तवांग इतना किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करेंगे? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक मानचित्र। ठीक है, क्यों मेरे प्यारे साथियों? जैरो, बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, जबकि लिसंग, ठीक है, जबकि लिसांग गांव मणिपुर में अवस्थित है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, जो कि स्वयं पूर्वोत्तर भारत का एक गांव है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को पार करने को प्रोत्साहित करते हैं, केवल इसको छोड़कर। ठीक है, इसको छोड़कर, जैसे तुमको सब कलर पसंद है, केवल ब्लू को छोड़कर, उसी तरह पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या उत्तर होगा? देखो, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सके। ठीक है, इसको छोड़कर आगे चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की तरफ। अब बस 7 और बच गया है। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, लैंगिक भूमिकाएं समाज में स्वीकार वह व्यवहार है जो पुरुष और स्त्रियों के लिए लिंग पर आधारित होते हैं। यह भूमिकाएं नारीत्व और मर्दानगी की धारणाओं को विरोधी स्थापित करते हैं, परंतु कई अपवाद भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका सही जवाब होगा, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा मेरे प्यारे साथियों। ये क्या है आवश्यक? देखते हैं। अतीत को सभी संस्कृति प्रथाओं के नहीं, साहित्य स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितना भी पुरानी, बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन, बिल्कुल नहीं। स्रोत के ट्राइएंगुलेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, बिल्कुल सही। ए और डी क्या है? सॉरी, बी और डी क्या है? सही होगा। बी और डी कौन सी आंसर है? 3। ठीक है, अब हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की तरफ। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों। ये क्या होगा? भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक तंत्र को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं। देखिए, इसके साथ ही जैसे यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, एक महामैराथन लाऊंगा, उसमें क्या करूंगा, टोटल जितना जो 2011 से पूछा गया ना, सबको एक वीडियो में बनाकर डाल, एक तरफ से रिवीजन करने के लिए वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है? चलिए, सॉरी, एक सेकंड। देखिए, इसका विकल्प वाले प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब दिखा दिया ना। हाँ, देखिए हम डायरेक्ट, हाँ ये तो सही होगा ही। सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठिता इतना कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन, और ये भी सही होगा। और साथ में क्या होगा? सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा में, बिल्कुल यही भी सही होगा। कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक नहीं, दंड क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, तो ये कट जाएगा। तो डी जिसमें है कटिंग करो। हाँ, ए बी और सी क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये ऑप्शन आधारित था, मुझे लगा सिर्फ ये है। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि
क्या करेगा, देखिए इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? स्रोतों पर आधारित होता है। ठीक है, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे और इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों। देखो, निर्माण स्रोतों पर आधारित बिल्कुल सही होगा, इतिहास सामाजिक प्रक्रिया में बिल्कुल सही होगा, निरंतर बदलाव खोजे बिल्कुल सही होगा। आगे क्या, इतिहास व्याख्यानों संदर्भ बिल्कुल नहीं होगा, इतिहास घटनाओं को एक काल के, हाँ बिल्कुल सही होगा। तो क्या होगा? ए, बी और डी। अब चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है मेरे प्यारे साथियों? ये जीवन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। देखिए, क्योंकि हमारा संविधान जो है महज एक किताब ना होकर एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ साथ संशोधित होकर विकसित होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया? ये VVI लगा लीजिए, बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों। ये होगा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उन्होंने ये चीज क्यों कहा? देखो, विविधता का अर्थ होता है अनेकता में एकता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता देखने के लिए मिलता है। बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अपने धर्म के लिए एक दूसरे की भावना और भरोसे को बिना आहत किए कई धर्मों, नस्लों, संस्कृति और परंपरा को लोगों को एक साथ लेकर चलता रहता है। ठीक है, हाँ, चलो प्रधानमंत्री हो गए यहाँ तक। 89 में देखते हैं, बस हो गया, 2 खत्म। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जो कि एंग्लो इंडियन शब्द को भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और उसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हो। ठीक है, यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हो और भारतीय मूल के हो। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार विधानसभा में अनुच्छेद इतना के तहत राज्यपाल को नियुक्त करते अधिकार है। अब हम चलते हैं लास्ट वर्ष पे। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए 90 में। ठीक है, चलिए इसके साथ ही ये जो थे 2019 का दिसंबर में पूछा गया था पेपर 2 सीटेट का SST सामाजिक अध्ययन, वो खत्म होता है। आप लोग कृपया करके लाइक दबा के कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, इसके बाद में इसका जो है एक और सेट उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।